मेरे प्यारे बच्चों, तो चल रही थी हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज, जिसमें है आज हमारा लास्ट डे। हमारे सारे टॉपिक्स ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हैं और फटाफट से इसे भी कंप्लीट करते हैं। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। प्रोसेस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंसेमिनेशन। व्हाट हैपन इन इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे गैमेट्स बनके रेडी हो चुके हैं, अब उन्हें फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने की बारी आ गई है। इसी बारी को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। हम इंसेमिनेशन के थ्रू कॉपुलेटिव ऑर्गन से होकर यूट्रस में आ जाएंगे और वो वहाँ पे 6-7 घंटे रुकने के बाद बहुत ज्यादा कैपेसिटेशन करने लगेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। और फिर उसी के बाद कीमो अट्रैक्शन होगा। वो अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जब स्पर्म हमारे यूट्रस में आ चुके होंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसे फैलोपियन ट्यूब में जाना है, तब ओवर फर्टिलाइजन रिलीज करेगा, वाइल स्पर्म यहाँ से एंटी फर्टिलाइजन रिलीज करेगा, तब ये जाके आगे जाके कीमो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, वहीं इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इस कीमो अट्रैक्शन ये स्पीशीज स्पेसिफिक भी होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ओवा सिर्फ ह्यूमन स्पर्म को ही अपने अंदर पास बुलाएगा और उसे फर्टिलाइज करवाएगा। अगर किसी के भी स्पर्म और अंदर चले जाएंगे तो उसे अपने पास नहीं बुलाएगा और उसके स्पर्म नहीं फर्टिलाइज हो पाएंगे। ट्रैक्शन की प्रोसेस की वजह से जब स्पर्म दौड़ के ओवम के पास जाएंगे तो वहाँ पे वो देखेंगे कि बहुत सारी मतलब कोरोना रेडिएटा वगैरह होगी। उसे तोड़ने के लिए सबसे पहले ये हाइलोनिडेस में जो चिपचिपे पार्ट बाहर की तरफ लगा होगा, पहले ये उसे तोड़ के अंदर जाएंगे। उसके बाद मुलाकात होगी कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम से, उसे ये तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के लिए ये लेके आएंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और जिसकी मदद से ये उसे तोड़ेंगे। उसके बाद हम देखने को मिलेगा कि स्पर्म के टिप पे एक्रोसिल में जोनल लाइसिस होएगा, जो आगे जाके ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा। ही स्पर्म अपना हेड ओवम के अंदर घुसा लेगा तो कोरोना रेडिएटिंग की मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा थिक हो जाएगी, ताकि और कोई स्पर्म अंदर ना आए, क्योंकि अगर और कोई स्पर्म अंदर आ गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हमें कैसे पता चलेगा कि हो गई? क्योंकि कंप्लीट मियोसिस 2 हो जाएगी, जो हमारी सेकेंडरी oocyte की रुकी हुई थी, और वहीं पे सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी। वाइल ये स्पर्म और सेकेंडरी oocyte आपस में फ्यूज होकर ओवम बना लेंगे और जोना पेलुसिडा की लेयर बहुत ज्यादा हट हो जाएगी। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर हमारे ऑफ हो जाएंगे, जो कि ऑन थे मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद, और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ऑन हो जाएंगे। हमारे स्पर्म अंदर आ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन का पता चलेगा। मेल से हमें 22+X के क्रोमोसोम मिलेंगे और 22Y के भी मिल सकते हैं, वाइल फीमेल के पास सिर्फ हमें 22+X के मिलेंगे। अगर हमारा मेल स्पर्म जो X लेके आया है तो हमारे पास गर्ल बनेगी, वाइल अगर मेल स्पर्म हमारे Y क्रोमोसोम लेके आया है तो मेल बनेगा। तब पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन फादर के ही पे ही डिपेंड होता है। फादर का सेक्स डिटर्मिनेशन अब डिप्लॉयड 2N में बदल जाएगा, मतलब हमारा जो गैमीट होगा वो 2N हो जाएगा, मतलब मम्मी का N और फादर का N मिलके 2N हो गया। हाँ, मैंने जाइगोटिक डेवलपमेंट का जो हमारी एनसीईआरटी में मौजूद है उसका वेलेबल डायग्राम दिखाया है, जिसमें साफ साफ ये दिखाया मैंने, मतलब दिखाया गया है एनसीईआरटी की तरफ से, एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होकर जाइगोट 2N बना चुके हैं। अब इसमें क्लीवेज होगी, ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे, और ये होलोब्लास्टिक होते हैं, ये रोटेशनल होते हैं, और इनकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, और ये एसिंक्रोनस होते हैं, मतलब ये हमेशा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नहीं बनाते। बीच में इनकी ना अलग अलग स्टेजेस भी आती हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, तो हम इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे। कहने का ये मतलब है कि इनका एक सेल डिवाइड होने में ही पूरे 24 घंटे लग जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले हमारी आउटर मोस्ट लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर इनर सेल मास बनता है, और बाकी जगह खाली कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। तो मतलब सबसे पहले हमारा जाइगोट जो 2N था, वो 1 सेल जो 24 हॉर्स के बाद 2 सेल स्टेज में डिवाइड होगा, वो आगे जाके 4 सेल स्टेज में डिवाइड होगा, और फिर मोरोला बनेगा, जो जिसे हम 16 सेल स्टेज को बोलते हैं। उसके बाद हमें ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ब्लास्टुला भी कहते हैं। यही पे जहाँ पे 2 सेल स्टेज हो रही है, वहाँ पे हमें थोड़ी सी देर के लिए 3 सेल स्टेज भी आती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एसिंक्रोनस है। मतलब इसमें जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 नहीं बनते होते, बीच बीच में ऐसी गैप वाली स्पेस भी आती है। इसी सब प्रोसेस के बाद ब्लास्टुला बनने के बाद जोना हैचिंग होती है, मतलब जोना का टूटना होता है। जोना हैचिंग के वक्त जब हमारा ब्लास्टुला 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, तभी हमारे आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। बाद की प्रोसेस आती है हमारी इम्प्लांटेशन, मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम वॉल। मतलब ये कहने का है जब ब्लास्टुला बन के रेडी हो जाता है और वो एंडोमेट्रियम से आके अब जुड़ने की कोशिश करेगा या उसमें धंसने की कोशिश करेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। 6 to 7 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब 6 से 7 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के, तब हमारा इम्प्लांट होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक सेल को ही डिवाइड होने में 24 घंटे लग गए, तो इतना टाइम तो लगेगा ना, और 6 से 7 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी इम्प्लांटेशन होती है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसी प्रोसेस को हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे, जब इम्प्लांटेशन हो जाए ब्लास्टोसिस्ट का, उसी को हम लोग प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। हमारी ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो चुकी है एंडोमेट्रियम में, अब हम उसी को एंडोमेट्रियम नहीं बल्कि उसे हम लोग डेसिडुआ बोलेंगे। क्यों डेसिडुआ बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसे हम HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि ब्लड और यूरिन में फ्लो करने लगते हैं, जिसे हम ग्रेविडेक्स टेस्ट की मदद से टेस्ट करते हैं, और हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं हो गई है। पर ये आफ्टर द
7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन के हमें चेक करनी होती है, मतलब फॉरेन से भी फर्टिलाइजेशन के बाद। इसका नाम हमने ग्रेविडेक्स टेस्ट रखा है, जो कि यूरिन टेस्ट भी कहलाता है, और HCG डिटेक्शन भी हमें देखने को मिलता है इसमें। हमारी इम्प्लांटेशन, मतलब इफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच अदर देन एंडोमेट्रियम और इन अ फैलोपियन ट्यूब, देन दिस टाइप ऑफ अ प्रेगनेंसी इज नोन एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से जाके नहीं अटैच्ड हो पाते हैं और मतलब कहीं और अटैच हो जाते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब वगैरह में, तो उस प्रेगनेंसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी को डॉक्टर जी अबॉर्ट करवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आगे चल के खतरनाक साबित होती है। इसके बाद प्रोसेस आती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास आगे जो इम्प्लांटेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है या ब्लास्टोसिस्ट कह लो, उसी को हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जिसमें हमें मॉर्फोजेनेटिक लेयर्स देखने को मिलता है और जर्म लेयर जो है हमारी एंडोडर्म बनाती है, मीजोडर्म बनाती है और एक्टोडर्म बनाती है। वैसे ये स्पेशली एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म ये एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं, उसमें जो सेल्स डिवाइड होते हैं जर्म लेयर बनाते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनते हैं, उसी से हमारे टिश्यूज बनते हैं आगे जाके, और फिर टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बनते हैं। हमारा फीटल डेवलपमेंट 12 हफ्ते का हो जाता है या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, तो हमारे पास प्लासेंटा जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यूज है वो आता है, जिसमें हमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी वेस्ट और एक कनेक्शन होता है ये वो देखने को मिलता है, जो कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज, IgG जैसी एंटीबॉडीज हमारा प्लासेंटा मदर से लेके फीटस को देता है। और वहीं पे हमें एक विलाई देखने को मिलता है, जिसे हम लोग प्लासेंटल विलाई भी पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक देखने को मिलता है, जैसे कि प्लेसेंटल विलाई में इस डायग्राम में दिखाया गया है। और हाँ, 100% फीटल ब्लड ही होगा, मतलब मम्मी का ब्लड हमारे फीटस में बिल्कुल नहीं जाता है। इसी दौरान प्लेसेंटा हमारा थोड़ा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि HCT ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। वैसे एक नोट पॉइंट बहुत अच्छा है कि मेमोरी ग्लैंड विल ग्रो अप विद द हेल्प ऑफ HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। gestation पीरियड की सबसे पहले हम लोग काउंटिंग देखेंगे तो 266 डेज फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन डे और 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन से gestation पीरियड हमारा 266 डेज का होता है, वाइल मेंस्ट्रुअल साइकिल से 280 डेज का होता है। ह्यूमन में 9th मंथ की प्रेगनेंसी होती है, एलिफेंट में 22 मंथ्स की देखने को मिलती है और काऊ में 9 मंथ्स की, वाइल बफेलो में 10 मंथ्स की प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। मंथ की प्रेगनेंसी में टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट से थर्ड तक की हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग 4th, 5th, 6th में सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं और 7th, 8th, 9th में थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट बहुत अच्छा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेरी मोस्ट क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं, मतलब सारे ऑर्गन्स बनते रहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसीलिए बहुत क्रूशियल माना जाता है, मतलब इसमें मदर की केयर टेकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे ऑलमोस्टली बन जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट मंथ में हमें हार्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, थर्ड मंथ में ऑल ऑर्गन बन जाते हैं और फिफ्थ मंथ में फीटल का मूवमेंट भी होने लगता है। और के टाइम पे एक प्रेग्नेंट लेडी को नौशिया हो रहा था, मतलब वॉमिटिंग हो रही थी, जिसे थैलिडोमाइड दे दिया गया था और ये बाद में पता चला कि ये एक टेराटोजन है। मतलब बच्चों में देखा कि मॉल फॉर्मेशन ऑफ फीटस हो रहा है, मतलब उन्हें फोकोमीलिया या मीरोमीलिया हो रहा है, मतलब उनके लिम्स और डिजिट ही नहीं बन पा रहे। तो फिर इसे बाद में जाके बैन कर दिया गया, क्योंकि इसे प्रूव कर दिया गया कि ये एक टेराटोजन है, जो कि देना बहुत ही हार्मफुल है बच्चों के लिए। मंथ पे अब फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका है। अब होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी को बोलते हैं। इसमें टोटल 3 स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला डायलेशन, उसके बाद एक्सपल्शन और उसके बाद होता है आफ्टर बर्थ एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। मतलब सबसे पहले डायलेट होता है, फिर उसके बाद एक्सपल होता है कुछ, उसके बाद होता है हमारा आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हमारा प्लेसेंटा भी झड़ जाता है। इसी को हम लोग 3 स्टेप में पूरा लिखते हैं। पहले न्यूरो एंडोक्राइन से हमारे पास सिग्नल आता है प्लेसेंटा से और फुल्ली फॉर्म्ड फीटस से, मतलब फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होने लगता है, जिसी को हम लोग लेबर पेन भी कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हमारे यूट्रस को। उसके बाद मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसी के दौरान एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। प्लेसेंटा करवाता है इसे, ताकि हमारे प्लग लग जाए और भी कुछ भी बाहर ना जाए यूट्रस से। उसके बाद रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। उसके बाद डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है और उसी के बाद एक्सपल्शन ऑफ फीटस डायरेक्टली हो जाता है। 5 दफा मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं बनवा पाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस हमारा नहीं कर पाता है। इसके वजह से डॉक्टर सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल पिटोसिन देते हैं ऑक्सीटोसिन की जगह। पार्चुरेशन के बाद के पीरियड को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं और ये सबसे लास्ट पीरियड होता है, मतलब ये बच्चे का न्यूट्रिशन वाला पीरियड होता है, जिसमें बच्चा खुद से तो नहीं खा पाएगा, वो पूरा 6 मंथ तक की फुल्ली मदर पर डिपेंड होता है। वो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जिसमें रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर्स ग्लैंड को ही हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, वाइल ऑक्सीटोसिन के हार्मोन की वजह से मिल्क का एजेक्शन होता है।
पॉइंट ये है, मदर से जो बच्चा फर्स्ट मिल्क लेता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि बहुत थिक मिल्क होता है और येलो कलर का होता है, और ये स्पेशली फर्स्ट 1 to 3 डेज में आता है। मतलब यहाँ पे मैंने साफ मेंशन किया है, कोलेस्ट्रॉम थिक मिल्क येलो कलर्ड फर्स्ट टू 3 दिन तक की जो मदर से बच्चा लेता है। छोटे इन्फेंट बेबी के लिए ये मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी रखता है, जिससे कि एंटीबॉडीज IgA जैसी। लास्ट टॉपिक के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर होता है समाप्त। बच्चों, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, और जो भी कुछ आप लोगों को कम ज़्यादा लगता है मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट में मैं आप लोगों को क्या चैप्टर पढ़ाऊँ मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना। बाय मेरे प्यारे बच्चों।